नमस्कार। आज के इस दिलचस्प और विस्तृत विश्लेषण में हम एक ऐसे हाई प्रोफाइल मामले की परतें खोलने वाले हैं जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। बात हो रही है सुकेश चंद्रशेखर और बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस से जुड़े उस बेहद चर्चित विवाद की। हम बिना किसी पक्षपात के सिर्फ तथ्यों और जांच एजेंसियों के आधिकारिक दस्तावेजों पर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। 200 करोड़ रुपए, सुनने में ही ये रकम कितनी बड़ी लगती है ना? ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि ये वो विशाल वित्तीय पैमाना है जिसने सीधे राष्ट्रीय जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। ये पूरा विवाद इसी 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। इतनी बड़ी रकम का हेरफेर ये अपने आप में किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। और इस पूरे जाल को सुलझाने की कमान है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के हाथों में। आइए इस 200 करोड़ रुपए के मामले की शुरुआत से बात करते हैं कि कैसे चंद्रशेखर और फर्नांडिस का नाम एक साथ जुड़ा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुकेश की उस झूठी पहचान पर जहां से इस पूरी कहानी का शुरुआती संपर्क हुआ। तो बात है साल 2021 की शुरुआत की। जांच एजेंसियों के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर ने जब पहली बार संपर्क किया तो उसने अपनी असली पहचान पूरी तरह से छिपा ली थी। उसने कथित तौर पर खुद को एक बहुत ही रसूखदार राजनीतिक परिवार और एक नामी बिजनेस घराने का सदस्य बताया। ये जो एक झूठी पहचान का आवरण था ना, इसी ने उस शुरुआती बातचीत को इतना विश्वसनीय और आकर्षक बना दिया और यहीं से उस बड़े विवाद की नींव पड़ी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मामला कैसे आगे बढ़ता है और कैसे यहाँ महंगे उपहारों का भारी आदान प्रदान शुरू होता है। अब ईडी की चार्जशीट के इन विवरणों को जरा ध्यान से देखिए। शुरुआती संपर्क के बाद जो दौलत का प्रवाह शुरू हुआ वो सच में हैरान करने वाला है। कथित तौर पर करोड़ों के शानदार उपहार दिए गए, डिजाइनर बैग्स, हीरों के आभूषण, बेहद महंगी घड़ियां और एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियां। और बात सिर्फ यही नहीं रुकी। जांच में ये भी सामने आया कि सिर्फ अभिनेत्री को ही नहीं बल्कि उनके परिवार वालों को विदेशों में भी बड़ी रकम ट्रांसफर की गई। ये लंबी चौड़ी लिस्ट साफ दिखाती है कि पैसों का लेन देन कितनी तेजी से और कितने बड़े स्तर पर हो रहा था। लेकिन फिर इस पूरे मामले में एंट्री होती है ईडी की सख्त कार्रवाई की, जहां आधिकारिक चार्जशीट दायर की जाती है। जब कानून के हाथ इस धन के असली स्रोत तक पहुंचे तो मामला बेहद गंभीर हो गया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए जैकलिन फर्नांडिस को आधिकारिक तौर पर इस केस में एक आरोपी के रूप में नामजद कर दिया। एजेंसी का मुख्य तर्क क्या है? ईडी का साफ आरोप है कि जैकलिन फर्नांडिस को सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक बैकग्राउंड और उसकी गैर कानूनी गतिविधियों की पूरी जानकारी थी। एजेंसी का दावा है कि सब कुछ जानते हुए भी जानबूझकर करोड़ों के ये महंगे उपहार स्वीकार किए गए। यहाँ हम बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि हम कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि सिर्फ वो बता रहे हैं जो एजेंसी ने अदालत में अपना तर्क रखा है। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि ईडी की इस सख्त कार्यवाही का सीधा वित्तीय असर क्या हुआ। अपने आरोपों को आधार बनाते हुए निदेशालय ने लगभग 7 करोड़ 27 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया। इस तरह से संपत्तियों का सीज होना कोई छोटी बात नहीं है। ये पुख्ता प्रमाण है कि जांच एजेंसियां इस मामले को कितनी ज्यादा गंभीरता से ले रही हैं। अब इतने सारे छापों, संपत्तियों की कुर्की और चार्जशीट के बाद सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि आखिर इस जांच की वर्तमान कानूनी स्थिति क्या है? क्या मामला अभी भी सिर्फ जांच के दायरे में है या अब ये पूरी तरह से अदालत के कटघरे में पहुंच चुका है? आइए पब्लिक डोमेन में मौजूद अदालती दस्तावेजों के आधार पर इसे समझते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी वर्तमान कानूनी स्थिति और अदालती कार्यवाही की मौजूदा तस्वीर। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ ईडी मजबूती से ये दावा कर रहा है कि अभिनेत्री के इस पूरे मामले में पूरी मिलीभगत थी और उन्हें इन अपराधों की जानकारी थी। लेकिन दूसरी तरफ जैकलिन का बचाव बिल्कुल स्पष्ट है। उनका कहना है कि वो बेगुनाह है, वो सुकेश के रचे हुए जाल में फंस गई थीं और उन्हें उसकी असली पहचान का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। फिलहाल अदालत में यही दो बिल्कुल विपरीत दावे आमने सामने खड़े हैं। चलिए अब तक हमने जो कुछ भी समझा उस पूरी टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं ताकि घटनाक्रम बिल्कुल साफ हो जाए। कहानी शुरू होती है 2021 में एक झूठी पहचान के साथ शुरुआती संपर्क से। फिर अगले कुछ महीनों में करोड़ों के उन महंगे लग्जरी उपहारों का लेन देन होता है। इसके बाद तस्वीर में ईडी की एंट्री होती है,
जो चार्जशीट फाइल करती है और संपत्तियों को कुर्क कर लेती है। और आज की स्थिति ये है कि ये पूरा मामला दिल्ली की अदालतों में विचाराधीन है। एक छोटा सा संपर्क कैसे एक राष्ट्रीय स्तर के विवाद में बदल गया, ये टाइमलाइन उसी की पूरी कहानी है। तो इस पूरे विश्लेषण से अंत में क्या निष्कर्ष निकलता है? ये कोई आम मामला नहीं है, बल्कि धोखाधड़ी के दावों और मिलीभगत के आरोपों के बीच का एक बहुत ही जटिल कानूनी गतिरोध है। ये केस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अनजाने में किसी के जाल में फंसने और कानूनी रूप से किसी अपराध में भागीदार होने के बीच की लकीर कितनी धुंधली हो सकती है। अब सारा दारोमदार अदालत पर है। क्या वो महज एक शिकार साबित होंगी या फिर अपराध में भागीदार? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य में अदालत ही तय करेगी। इस जटिल मामले के हमारे आज के विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।